आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स बी फार्म फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 1 देखेंगे, जिसमें कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या है, मतलब क्या कम्युनिकेशन साइकिल है, इसकी इंपॉर्टेंस और बैरियर्स पढ़ेंगे। तो कम्युनिस्ट एक जो वर्ड है ये लिया गया है लेटिन टर्म से। लेटिन वर्ड जो था कम्युनिस्ट, इसका मतलब होता है मीन कॉमन, ठीक है, कि उसको साधारण बना देना। और जब साधारण कैसे कोई चीज़ होती है, जब उसके बारे में बता दिया जाए ना, उसको नोन कर दिया जाए लोगों से। तो कम्युनिकेट करना मतलब कि अपने विचारों का, आइडियाज़ आदान प्रदान करना, मतलब एक्सचेंज करना। हम जब अपने आइडियाज़ को या किसी इन्फॉर्मेशन को या अपने भाव यानी फीलिंग्स को किसी तरह से सामने वाले को बताएं और सामने वाला उस बात पर रिस्पॉन्स भी करे, मतलब वो उस तक मैसेज पहुंच गया ये हमें पता कैसे चलेगा, जब वो बताएगा ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, हमने कहा, किस तरीके से कहा, उस तक पहुंचा, उसे समझ आया कि नहीं आया, ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन एंड फीलिंग्स। और ये किस किस तरह से कर सकते हैं, या तो साइन देख के, या सिग्नल्स कुछ दे रहे हैं, स्पीच मतलब बोल के, लिख कर, या किसी और तरीके से मीडिया का यूज़ करके। मीडिया मतलब किसी और मीडियम से, ईमेल भेज रहे हैं, मैसेज टाइप कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन अ टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन। गॉट इट। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अगर हमें अच्छी कम्युनिकेशन करनी है तो क्यों करनी है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पहला क्या है कि सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज और इन्फॉर्मेशन। अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी ही नहीं तो क्या हम सही से अपनी बात कह पाएंगे, ना हम कह पाएंगे, ना सामने वाला समझ पाएगा, है ना। और ना जो रिसीवर है उस तक पहुँचेगी ही नहीं सही बात या सही मैसेज या सही इन्फॉर्मेशन। तो ये सब एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। सेकेंड पॉइंट है इसका कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। हमारे अंदर की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी अगर हमें कहीं प्रेजेंट करना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो क्या हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ना। हम अपनी बातों में कैसे सामने वाले को इंटरेस्टेड कर लें, मतलब हम जब बोलें तो सामने वाला सुने, ठीक है, ये सब स्किल्स होती हैं। और डेवलप कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है, एक तरह से प्रोसेस है ना ये, कि सेंडर भेज रहा है, रिसीवर को मिल रहा है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है एक तरह से ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन साइकिल। जिसने शुरू किया उस पर ही आके ख़त्म हुआ ना, इसीलिए साइकिल एक तरह से। अब ये क्या प्रोसेस है कि जब मैसेज यानी कि जो बात कहनी है वो भेजी गई, किसने भेजी, कौन भेजेगा, सेंडर भेजेगा ना, सेंडर ने भेजी। और जो भेज रहा है उसको क्या कहेंगे, सेंडर। जिसने रिसीव करी या जिस तक भेजी गई थी वो कौन हुआ, रिसीवर। और कैसे जाती है, एक सीरीज़ होती है ना, एक के बाद ऐसी चीज़ें होंगी। तो पहले क्या होगा कि हमारे पास मैसेज होना चाहिए, तभी तो भेज पाएंगे। एक मैसेज होगा, उसको किस तरह से भेजना है ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर भेजा जाएगा किसी मीडियम से, है ना, किसी तरह से भेजा जाएगा ना। उसके बाद सामने वाले के पास पहुंच गया, अब वो उसको डिकोड करेगा, मतलब उसको समझेगा, है ना। और ये पूरा एक तरह से प्रोसेस है। उसके बाद समझने के बाद वो हर रिस्पॉन्स देगा। तो जो रिस्पॉन्स देगा फिर वापस से वो सेंडर के पास आया ना जिसने भेजा, तो उसको रिस्पॉन्स मिल गया, यानी कि हमारी एक साइकिल है वो कंप्लीट हो गई। ये जितनी जल्दी होती है मतलब उतना बढ़िया हमारा कम्युनिकेशन है। मैंने जैसे आपसे बोला गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो आप सबने अगर रिप्लाई दिया गुड मॉर्निंग, मतलब मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है। एंड अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो या तो मेरे बोलने में कुछ इशू है या आपको समझने में कोई दिक्कत है ना। तो ये हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो किसी बात पर, कि टाइम गलत है या कुछ है, ऐसे कुछ भी पॉइंट हो सकता है। बट मेन क्या है कि मैं बोलूँ और सामने वाला समझ ले और रिस्पॉन्स करे, नॉट मी ओनली। कोई भी अगर बोले, सेंडर बोल रहा है, सामने रिसीवर समझ रहा है, उसको रिस्पॉन्स करा है, देन दैट इज़ अ कंप्लीट साइकिल। और तभी हमारा कम्युनिकेशन पूरा होगा। आगे हम लोग देख रहे हैं कि साइकिल जो है वो मैंने शॉर्ट में बना दिया है। यहाँ पे देखो, सोर्स मतलब स्रोत यानी सेंडर, जहाँ से मैसेज शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि मैसेज को भेज रहा है। तो किस तरीके से भेज रहा है, कैसे भेज रहा है, मतलब कि या लिख के भेज रहा है या ईमेल कर रहा है या बोल के बता रहा है, तो इसकी एनकोडिंग हो गई। चैनल मतलब मीडियम, कैसे भेज रहा है, फ़ोन कॉल पे बोल रहा है या आमने सामने फेस टू फेस बात हो रही है या नोटिस लगा दिए कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, दैट इज़ अ काइंड ऑफ चैनल, किस माध्यम से। उसके बाद रिसीवर के पास पहुंच गया। रिसीवर कौन है, वो इंसान या
वो ग्रुप ऑफ लोग जिन तक मैसेज हमें पहुंचाना था, ठीक है, तो वो मैसेज वहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद होता है डिकोडिंग, या उसके पहले भी डिकोडिंग होता है, पहले समझे और कहाँ तक पहुंचा, रिसीवर ने फिर रिस्पॉन्स किया ना। तो डिकोडिंग मतलब कि कैसे उसने समझा मैसेज। अभी जैसे मान लो ईमेल भेजा था, तो क्या ईमेल वो सुन के समझ सकता है? नहीं, रिटन ईमेल है ना, तो क्या पढ़ के ही समझेगा? तो उसने कैसे समझा? रीडिंग, बाय रीडिंग, ठीक है। उसके बाद आता है फीडबैक, मतलब हाँ कि उसको समझ में आ गया और उसने रिस्पॉन्स कर दिया। तो इसका एक एग्जाम्पल जो कि मैं बता रही हूँ यहाँ पर, और वही चीज़ देखिए मेंशन भी है कि सेंडर जो था वो कौन था, यहाँ पे एक मैनेजर है, ठीक है। एक मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, और उसने वो मैसेज दिया कि प्लीज़ सबमिट रिपोर्ट बाय टुमारो। ये उसका क्या है? मैसेज है, वो इन्फॉर्मेशन है जो सेंडर भेजना चाह रहा है। और कैसे उसने भेजा कि सेंडर किस तरह से चूज़ कर रहा है, मतलब क्या सेलेक्ट कर रहा है मेथड जिससे वो भेज दे। उसने चूज़ किया, एक नोटिस लगवा दी, ठीक है। उसने क्या करी, एक नोटिस लगवा दी फ्रंट बोर्ड पर कि आपको सबमिट करनी है रिपोर्ट कल तक, है ना। तो अब उसने नोटिस लगवा दी, तो ये क्या हो गया, एक चैनल हो गया जिससे कि उसने भेजा मैसेज। नेक्स्ट है रिसीवर, सारे एम्प्लॉयज़ ने एक एक करके पढ़ा, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, ये कौन हुए, यहाँ पर रिसीवर हुए जिनके लिए मैसेज था। फिर वो डिकोडिंग, नोटिस लगी थी तो क्या वही सेम चीज़ सुन के तो वो समझ नहीं सकता, उसने रीड करी ना नोटिस, तो जो उसने रीडिंग की नोटिस की, ये आया डिकोडिंग में, ठीक है। जब पढ़ा होगा तब समझा, तो उसने रिस्पॉन्स किया, जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने रिस्पॉन्स किया, येस सर आई सबमिट इट बाय टुमारो। तो ये हमारा क्या हो गया, फीडबैक, ठीक। तो ये पूरा साइकिल था, ये समझ आ गया होगा आपको। फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल्स। ये आगे के चैप्टर्स में हम लोग बहुत डिटेल्ड स्टडीज़ की करेंगे, बट यहाँ शॉर्ट में देख रहे हैं। वर्बल क्या होता है, जो बोल के बता रहे हैं, वर्बल बोल के बताने वाला, बल मतलब बोल के, ऐसे याद करो। बोल के बताने वाली जो चीज़ें होती है सब वर्बल में आती है। नॉन वर्बल जो बिना बोले बताई जाए। रिटन होता है एक, जिसमें लिख के बताते हैं, और विजुअल मतलब देख के, ठीक है। ये आगे समझेंगे अब कि कैसे कैसे ये सब क्या है, कितने स्टाइल्स हैं, इन सब के बारे में आगे डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा प्रसंग, या जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, है ना। कॉन्टेक्स्ट हमारे सिलेबस का में है एक पार्ट, जिसका मतलब हिंदी में क्या होता है, प्रसंग या संदर्भ, है ना। किस संदर्भ में जो कम्युनिकेशन है वो की गई, है ना, यही कॉन्टेक्स्ट होता है। और ये अगर हमें मतलब समझना है उस बात का या उस कम्युनिकेशन का, तो कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और यही इफ़ेक्ट करता है, इस बात को इफ़ेक्ट करता है कि क्या कहा गया और कैसे कहा गया। इसके 4 एस्पेक्ट होते हैं इस आइडिया से रिलेटेड: फिज़िकल, कल्चरल, सोशियो फिजियोलॉजिकल और टेम्पोरल, ठीक है। अगर हम मतलब इसका समझ रहे हैं तो जैसे बोलते नहीं है कि किस कारण ये बात कही गई या किस सिचुएशन में ये बात कही गई, तो क्या बैकग्राउंड है जिसमें कि कम्युनिकेशन हुई है, दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट। अब इसकी इम्पोर्टेंस हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर हमारे पास क्लियर कम्युनिकेशन है तो इससे क्या होता है कि लोगों को एक साथ लाती है। 2 लोग अगर एक दूसरे की बात समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, तब क्या होता है कि वो लोग क्लोज़ फ्रेंड्स हो जाते हैं, है ना। ऐसा सुना है ना, नॉर्मली जब 2 लोग एक दूसरे को के जैसे होते हैं तभी वो फ्रेंड्स होते हैं, व्हाट इट। तो 2 लोग अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं एक दूसरे की बात, यानी कि उनकी कम्युनिकेशन क्लियर है। नेक्स्ट एक ये मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक। और अगर एक लोग और कुछ ग्रुप है, ठीक है, एक लोग को अगर किसी ग्रुप को समझाना है तो कैसे समझाएगा, कम्युनिकेट करके ही ना। तो एक तरह से दोनों के बीच का जो अंतर है वो भर देती है कम्युनिकेशन हमारी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनको अलग अलग पॉइंट्स में। तो नीचे जो पॉइंट्स मेंशन किए इनकी वजह से ही हमारी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। पहला है बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, स्मूथ वर्किंग, प्रमोट्स कोऑपरेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, गुड पब्लिक रिलेशन, मैनेजरियल एफिशिएंसी, इफेक्टिव लीडरशिप। तो पहला देखेंगे बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। बेसिस मतलब आधार है। अगर हमें कोई भी डिसीज़न लेना है किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, कुछ प्लान्स बनाने होंगे, है ना। तो अगर हमें कुछ डिसाइड करना है तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा बाकी लोगों से, जिससे कि इन्फॉर्मेशन हम जानकारी उनसे ले सकें और उसके बाद वैसा वैसा करें।
फिर स्मूथ वर्किंग, अगर हम अपनी बात, जैसे मान लीजिए एक टीम है, उसका जो लीडर है वो अपनी बात अगर नहीं समझा पा रहा है तो क्या होगा, वो एम्प्लॉयज़ हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि उनको करना क्या है ना। तो वैसे ही क्या, अगर समझा पा रहा है तो जाहिर सी बात है सब बढ़िया से काम करेंगे, है ना। स्मूथ वर्किंग मतलब यही कि प्रॉपर अच्छे से फ्लो में काम चलता रहे बिना किसी कंफ्यूजन के। प्रमोट्स कोऑपरेशन, अगर हम आपकी बात समझ रहे हैं तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, चीज़ों को सही से करेंगे। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो आप कोऑपरेट करेंगे, गॉट इट। तो मैं पढ़ा रही हूँ तो आप शोर नहीं करेंगे, लाइक दैट। इसमें क्या होता है कि लोगों पर भरोसा बन जाता है और हम दूसरे लोगों को समझने लगते हैं साथ साथ। इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, जाहिर सी बात है कि जब हम समझ चुके हैं तो हमारा समय बचेगा, जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है, और कॉस्ट भी कम लगेगा, लेकिन एफिशिएंसी मतलब जो रिज़ल्ट आ रहा है वो और अच्छे से आएगा। गुड पब्लिक रिलेशन, हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो एक हमारी अच्छी इमेज बनती है। हमारी बातों से अगर लोग प्रभावित हो गए हैं तो क्या वो हमारे बात को समझ रहे हैं, यानी कि तो एक हमारी अच्छी इमेज वहाँ आई है और हमारा संबंध उनसे अच्छा हो गया। फिर आता है मैनेजरियल एफिशिएंसी, इसमें अगर हमें कोई टास्क आपसे कराना है या कोई ड्यूटी आपको देनी है तो अगर मेरे पास इतनी एफिशिएंसी है कि मैं आपको समझा पा रही हूँ अपनी बात, तभी आप मेरी बात सुनेंगे और सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। इफ़ेक्टिव लीडरशिप का भी वैसे ही कुछ मतलब है कि हम आपसे बात करें और आप हमसे कोई सवाल कर सकें, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो और हम सब मिल के अच्छे रिजल्ट के लिए वर्क करें, दैट इज़ टीम वर्क। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी का, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी क्या रुकावटें हैं जो हमें कम्युनिकेट नहीं करने दे रही हैं या जिनकी वजह से कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो वही रुकावटें जो कि हमें अपने आइडियाज़ को, हमारे विचारों को या हमारे संदेश यानी मैसेज को सेंडर और रिसीवर के बीच में जाने से रोकती हैं। इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन होती है। पहला है फिज़िकल बैरियर, कई सारे ऐसे इन्वायरमेंटल या नेचुरल कंडीशंस हैं जो कि कम्युनिकेशन नहीं होने देते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर शोर हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, डिस्टर्ब होगा और हम पूरी बात नहीं कह पाएंगे। मान लीजिए पुअर लाइटनिंग है, लाइट प्रॉपर नहीं है, तो हम जो लिखेंगे वो आप देख नहीं पाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ मिसकम्युनिकेशन। अगर जो सेंडर है वो दूर बैठ के अपना मैसेज भेज रहा है या रिसीवर दूर है, ठीक है, तब भी जो वार्तालाप है वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो सकता। और अगर ऐसी कंडीशंस होंगी तो क्या होगा कि जो मैसेज है हमारा वो टूट कर मतलब आधी आधी चीज़ पहुंचेगी या पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी, है ना। और फिर आता है सेकंड हमारा साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइको मतलब ब्रेन से रिलेटेड, ऐसे समझते हैं ना। तो वहाँ यहाँ भी सेम चीज़ है। कब इधर क्या होता है कि लोग ऐसी मेंटल कंडीशन में नहीं होते, माइट भी वो डिसीज़ की वजह से हो किसी, या फिर वो ऐसी इमोशनल कंडीशन में नहीं है लोग कि अपनी बात कह सके सही से या कि उसे की बात समझ सकें। और इनके एग्जांपल्स है कि डर की वजह से या स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, उनका कॉन्फिडेंस कम है या उनके अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड ही भरा हुआ है, या जो बात हो रही है या जो टॉपिक चल रहा है उसमें उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग हैं वो इग्नोर कर देते हैं उन बातों को। इसके ये सब किसके साथ है, साइकोलॉजिकल बैरियर। थर्ड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये बैरियर्स क्यों कॉज होते हैं, अगर फिजियोलॉजिकल से लीजिए आप, फिजिकल मतलब कि उसको कोई फिज़िकल इश्यूज़ है, उसको कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से वो ना ही बातों को भेज पा रहा है ना ही रिसीव कर पा रहा है। जैसे कि अगर उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, वो कुछ सुन नहीं पा रहा है सही से, ना बोल पा रहा है सही से, ठीक है, तो अपना मैसेज पूरी तरह से कन्वे नहीं कर पाएगा, मतलब दूसरी से भेज नहीं पाएगा और ना किसी की बात पर ध्यान दे पाएगा, उसके अंदर ऐसी क्षमता अगर नहीं है तो। इनके एग्जाम्पल है क्या कि वही सेम चीज़ कि हियरिंग लॉस मतलब सुनने में अगर उसको दिक्कत है, या स्पीच डिसऑर्डर, वो बोल नहीं पाता है प्रॉपरली, है ना, या तोड़ तोड़ के बातों को कहता है, या किसी तरह से वो बीमार है, थका हुआ है या हेडेक है। और तीसरी चीज़ क्या है, अगर वो देख नहीं पा रहा सही से, है ना, या उसकी मेमोरी वीक है, उसने कल क्या बात कही थी उसको खुद ही नहीं याद है, लाइक दिस। तो क्या होते हैं, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। सेम चीज़ इसमें भी होगी। रिजल्ट क्या होगा कि लोगों को बात सही से समझ नहीं आएगी, ना वो कह पाएगा ना सामने वाला समझ पाएगा, ऐसी चीज़ है। फोर्थ होता है हमारा कल्चरल बैरियर्स। ये तब होते हैं जब हमारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, या हमारे जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है हमारा, वो अलग अलग है, हमारे रीति रिवाज, ये सब चीज़ें दूसरों से अलग है, तब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है
है ना। जैसे हमारे में मान लीजिए आप कि एक जगह पे वाइट को माना जाता है सिंबल ऑफ पीस, है ना, और दूसरी जगह उसको एज अ सॉरो, मतलब एज अ सॉरो कलर देख रहे हैं यहाँ पे कि जब कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो जाए तब वाइट कलर पहनते हैं ना। तो यहाँ पे कलर्स के डिफरेंस है, दोनों के ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, तब इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आप ये कलर ऐसे सिचुएशन में क्यों पहन के आए, लाइक दैट थिंग्स, है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है कि अलग अलग जेस्चर्स का मतलब, कुछ लोग सर हिलाते हैं एक तरह से जिसका मतलब होता है कि हाँ कह रहे हैं, और दूसरा हो सकता है कि उसको ना मतलब ले ले, ठीक है। अलग अलग ड्रेस कोड, जैसा कि मैंने बताया अभी, दूसरों के मैनर्स अलग अलग हो सकते हैं, उनके जो विश्वास वाली चीज़ें हैं, मतलब जिस पे वो विश्वास करते हैं, वो ट्रेडिशंस अलग अलग हों। इनकी वजह से क्या होता है कि अंडरस्टूड नहीं कर पाते मैसेज हम लोग सही से, और इनको ऑफेंसिव भी ले सकते हैं, है ना। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि अब हमारे यहाँ ये चीज़ मानी जाती है सौरों में, मान लो, और उनके यहाँ ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है, बट हमने क्या सोचा कि इनका इरादा गलत है, बट दैट वाज नॉट ट्रू ना, तो इट कैन बी ऑफेंसिव। फिर देखेंगे हम लोग लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज मतलब भाषा। इसमें केवल भाषा का मतलब यही नहीं है कि हमारी भाषा अलग है उनकी भाषा अलग है तो कन्फ्यूजन होगा, दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग। ये भी हो सकता है कि हम ऐसे कुछ शब्दों का यूज़ कर दे रहे हैं जिसका मतलब सामने वाले को नहीं पता, है ना। और हो सकता है ऐसा कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे तमिल है ना। अब हम लोग को नहीं आती, लेकिन वहाँ के स्टेट के लोगों के लिए ईजी है, तो इस पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि हमें उनकी बात समझ नहीं आ रही है, उनको हमारी बात समझ नहीं आ रही। इसके साथ साथ क्या कि कोई ऐसा स्लैंग बोल दे, है ना, ऐसे मुहावरे बोल दे या ऐसे कुछ टर्म्स यूज़ कर दे जिसका मतलब नहीं पता, या एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे फार्मेसी में क्या है, हम लोगों ने बोला ओडी, है ना, वंस अ डे, तो क्या ये कॉमन पर्सन समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। पढ़ा अगर हम लोगों ने है तो हम भी उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे ना, दैट कैन कॉज अ लैंग्वेज बैरियर, है ना। इसमें भी सेम चीज़ होगी कि पूरी तरह से मैसेज रिसीवर नहीं समझ पाएगा। सिक्स पॉइंट है हमारा जेंडर बैरियर्स। इसमें मेनली क्या है, जेंडर्स के बीच में जो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, क्योंकि उनका कहने का तरीका क्या है और सामने वाला कैसे समझ रहा है। इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मेन फोकस मोर ऑन फैक्ट्स एंड वुमेन फोकस मोर ऑन फीलिंग्स, है ना, कि हर चीज़ प्रैक्टिकली लेते हैं मेंस, और हम फीमेल्स कैसे लेते हैं, उनको इमोशनल ले सकते हैं। तो अब दोनों के बीच में इसी वजह से होता है कॉन्फ्लिक्ट, और दोनों का एक मतलब कहने का तरीका, उनको अपनी बात एक्सप्रेस करने के तरीके भी अलग अलग हैं, बट दोनों का मोटिव हो सकता है पॉजिटिव ही हो, लेकिन अब उन्होंने कैसे कहा और समझा कैसे गया, दैट कैन कॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन। जब हम आपके पास समझे ही नहीं तो क्या, अब दूसरे वाले को तो लगेगा कि गलत ही कह रहे हैं, तो कोऑपरेशन नहीं हो पाता है ऐसे लोगों के बीच में। गॉट इट। देन आता है हमारा इंटरपर्सनल बैरियर्स। इनमें क्या होता है कि अगर हमारे साथ ऐसा सीन है कि हमें सामने वाले पे भरोसा नहीं है ना, हमने उसके बारे में ऐसा सोच रखा है कि वो भरोसे के लायक नहीं है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग कभी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे? हम उसकी बात मानेंगे या वो मेरी बात मानेगा? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। जब तक हम लोग के बीच में भरोसा ना हो, लोगों के बीच में ट्रस्ट ना हो, तब तक क्या होता है कि लोग प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये भी एक तरह से बैरियर है। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है किसी के साथ, आपका कोई बात हो गई थी, तब से आप उससे बात नहीं करते, तो इसमें क्या होगा, वो सही भी कह रहा होगा तो हम उसकी बात नहीं समझेंगे। या ईगो इश्यूज़, लोग अपने आप को समझते कि हमसे सुपीरियर है नहीं कोई, तब भी हम क्या होते हैं, दूसरे की बात को सुनते नहीं हैं। या एक और बहुत बड़ा लैक है कि अगर हम गुड लिसनर नहीं हैं, हम दूसरों की बात सुनना नहीं जानते, ध्यान नहीं देते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, या कॉपरेशन वाली चीज़ ही नहीं हमें, तब भी एक तरह से ये बैरियर कॉज करता है। सेम चीज़ कि हो सकता है कि दोनों के बीच तनाव हो जाए और बात हमारी पूरी तरह से ना क्लियर हो पाए। लास्ट है हमारा इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स में क्या है कि ये तब भी होते हैं जब कोई इमोशनली स्ट्रेस्ड कंडीशन में, मतलब उसमें ऐसे कई सारे भाव हैं जो कि उसको कुछ सोचने से रोक रहे हैं, है ना। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सॉरो है ना, उस टाइम पे किसी की भी कोई बात समझ नहीं आती हमें, ना हम अपनी बात कहते हैं किसी से। इमोशनल मतलब भाव, और जो चीज़ हम बाहर दिखा दें वो होती है फीलिंग। मान लीजिए आपने एक सांप देखा है ना, तो तुरंत क्या अंदर एक डर आया ना, है ना, तो जो अंदर आया हमारे मन के अंदर है वो इमोशन, और फिर डर के हम लोग क्या एक धीरे धीरे देखते रहेंगे तो अपने अंदर एक खौफ बैठ जाएगा, एंग्जाइटी टाइप की होने लगेगी, तो दैट इज़
फीलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है ना, या किसी से बहुत ज़्यादा जल रहा है, जेलसी आ गई है, या बहुत सॉरो है, तब ऐसे कंडीशंस में इमोशनल बैरियर होते हैं। या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है, बहुत खुश है किसी चीज़ को लेके, या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर दुखी है ना, तो हमारे अंदर की फीलिंग्स मैसेज को कन्वे होने से या मैसेज को रिसीव होने से डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसकी वजह से हमारा मैसेज अनक्लियर रहेगा या मिसअंडरस्टूड रह जाएगा। तो आज हम लोग इस यूनिट का यहीं तक इतना पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगी उसमें पर्सपेक्टिव वे आपको बता दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।